हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर का जो एनालिसिस वीडियो चल रहा है उसके सेकेंड पार्ट के बारे में। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो है स्पेशली मंडी सब इंस्पेक्टर एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अगर उसमें कंप्यूटर आता है ना, अभी तो सिलेबस जो है डिसाइड हुआ नहीं है। सामान्यतः उसका जो सिलेबस है, जो अमीन पटवारी का सिलेबस था, है ना, वही सिलेबस होना चाहिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर देखते हैं क्या होता है। तो कंप्यूटर का एनालिसिस अभी तक 2024 से लेकर 26 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स से जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। और क्या-क्या चीज़ें आपको याद रखना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। और इस अगर वीडियो सीरीज़ को आप देख लेते हैं, तो कंप्यूटर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना तो मेरी गारंटी है। इसी में से वीडियो जो है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है, वो फँसेगा। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो मैं प्रश्न है, उसको ला के बता दिया, ऐसा नहीं है। उसके आस-पास की चीज़ों को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि अगर इस नोट्स को आप पढ़ लेते हैं, तो आपका तैयारी जो है पूरा हो जाए। कंप्यूटर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत मत पड़े। उसी प्रकार सीजीजीएस में ज़्यादा मेहनत करने की ना ज़रूरत पड़े। इसीलिए मैं जो है सभी सब्जेक्ट का जो है आपका जो है एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा। गणित का भी लेके आऊँगा, बट गणित का मैं तभी लेके आऊँगा जब थोड़ा-सा सिलेबस जो है हमको पता चल जाए और कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल होने वाला है। साथ ही अगर कोई अधिनियम वगैरह जुड़ रहा है क्या इसमें, मंडी से लेकर, अगर वो भी आता है तो उसका मैं अलग से क्लास जो है प्रॉपर यूट्यूब में ही दूँगा, ठीक है? तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, ताकि आप जो है अगर मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, ठीक है? तो आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो मेरा प्रयास है कि कम समय में, है ना, कम चीज़ों को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है हम गेन कर पाएँ, ठीक है? मतलब बोला जाए तो हम स्पेसिफिक उसी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर हर चीज़ पढ़ना नहीं होता कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जानते हैं, ठीक है? कई लोगों ने आपको बताया होगा कि हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है। वो चीज़ पढ़ना होता है जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, कल जो है लास्ट क्लास में मैंने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया था, मेमोरी के यूनिट्स के बारे में बताया था और कितना यूनिट्स को अभी तक पूछा गया है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अगर कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर देखें, थोड़ा-सा सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है? वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आधा-अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। आप पूरा देखिए, पूरा समझ आएगा, है ना? किसी चीज़ का डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक? साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आप देखेंगे मेरे चैनल पे आप जो है, जो कंटेंट है वो एकदम ऑथेंटिक है ना? ऑथेंटिक बुक से मैं कंटेंट डाला हुआ हूँ। बुक का नाम भी आपको बताया हूँ कि इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि किसी को कॉपी पेस्ट करके नहीं पढ़ाता, ना मैं उसका श्रेय लेना भी नहीं चाहता, ठीक है? अगर मैं मेरे खुद का बनाया हुआ कोई कंटेंट नहीं है तो मैं उसको नहीं, बुक मेरा खुद का बनाया नहीं है। मैं इतिहासकार के बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो इतिहासकार लिखने वाले उन्हीं के बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो उनका नाम बताया हूँ कि मैं फलाना बुक से जो है आपको जो है हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, है ना? फलाना बुक से आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, फलाना बुक से ये पढ़ा रहा हूँ। मतलब बुक का नाम बता के आपको प्रॉपर मैं टीच करता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता, आपको गुमराह में नहीं रखना चाहता, कि मैं ये नहीं बोलता कि मेरा बनाया हुआ नोट्स है, किसी से फँसे, ऐसा नहीं है। मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, बुक का कंटेंट आपको बता रहा हूँ। बुक आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास समय नहीं है, तो मैं इतना सारे बुक आपको पढ़ा दूँगा कि अगर आप उसको सुन भी लेंगे, है ना, 1-2 बार वीडियो को अगर देख भी लेंगे, तो आपके दिमाग में का एटलीस्ट ये तो रहेगा कि ऐसा कुछ शब्द हम सुने थे और आपको जो है टिक लगाने में आसानी हो जाएगी, है ना? बहुत सारे बच्चे मेरे नोट्स भी खरीदे हैं ऐप से जाके, वो मेरे को फीडबैक देते हैं कि वाक़ई में नोट्स उनके लिए कितना कारगर रहा। वो कभी उस बुक को नहीं पढ़े थे, वो बुक उनके पास रखा रह गया, लेकिन उस बुक को भी नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन मेरा नोट्स मैं ऐसा बना के दिया हूँ उसी बुक से कि वो जो है एक-एक बार में रिवीज़न कर पाते हैं। अगर बैठते हैं तो उस नोट्स को तुरंत-तुरंत वो पलटा के देख पाते हैं। तो यही बेनिफिट है मेरे चैनल पे जुड़े रहने का। आपका जो कंटेंट है ना? जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर आपको समझ आएगा, ठीक है? प्रॉपर वे में समझ आएगा, बस लेकिन पेशेंस बना के रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको, आप आए मेरे चैनल पर और 1 मिनट में मैं आपको संपूर्ण सार सुना दूँगा, ये मेरे से नहीं होगा। समय लगता है, आराम से लगेगा समय, और जो है बोलते हैं ना, जल्दबाज़ी में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता। तो जल्दबाज़ी में पढ़ने की कोशिश आप मत करिए। अगर आप एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप एक वाक़ई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर पहला चीज़ है पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस है, सुनने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है और आप बना सकते हैं, चाहे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई, मैं हिस्ट्री की बात नहीं करता, ज्योग्राफी की बात नहीं करता, हर एक सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होता है। चाहे कितना सरल से सरल सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसको भी समय देना पड़ता है। अगर आप समय नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि हिंदी मेरे को आता है, हिंदी नहीं पढ़ूँगा, तो हिंदी ऐसा आएगा एग्ज़ाम में कि आप हिंदी को छू भी नहीं पाएँगे, ठीक है? वो समय-समय की बात है, ठीक है? पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कौन-सा पेपर कैसा है, तो इस चीज़ को समझिए और सब सब्जेक्ट को आप प्रॉपर समय दीजिए। हालाँकि आप हिंदी को कम समय दीजिए, ठीक है? आप जो है कंप्यूटर को कम समय दीजिए, लेकिन समय ज़रूर दीजिए, ठीक है? अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट रोज़ पढ़ पाते हैं कंप्यूटर को, हिंदी को, तो भी मैं समझता बहुत है। ये आपके पास ढाई महीना है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, आज की क्लास जो है, कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मैं बताया था कि कहाँ-कहाँ से ज़्यादा
क्वेश्चन पूछा गया है उसी पर हम बात कर रहे हैं और उन उसके आस-पास की चीज़ों को भी यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, इतना मेरा गारंटी है। आप मेरे ऐप से इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, नोट फ्री में नहीं रहेगा, मैं एक चीज़ को क्लियर करता हूँ, 20-30 रुपए इसका चार्जेस रहेगा क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगता है और मैं नहीं चाहता कि इसको टेलीग्राम में डालकर जो टेलीग्राम में कुछ लोग जुड़े रहते हैं, जो केवल नोट्स अपने-अपने टेलीग्राम में सर्कुलेट करने का काम करते हैं, वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता, ठीक है? ना मैं कहीं अपना टेलीग्राम का लिंक डालता हूँ, ना कुछ डालता हूँ, केवल मेरा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, यहीं से आपको जुड़ना है, जो वाक़ई में तैयारी करना चाहते हैं, जो वाक़ई में पढ़ना चाहते हैं, वही ब बच्चे जुड़े तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जुड़ते हैं, नोट्स को इधर का उधर कॉपी पेस्ट करते हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है? अगर आप तैयारी करने वाले हैं, तो प्रॉपर नोट्स पढ़िए, है ना? नोट्स को पढ़िए, अच्छे से रिवीज़न करिए और एग्ज़ाम में आप चले जाइए और एग्ज़ाम बनाकर आइए और बताइए अपना फीडबैक कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम नोट्स को पढ़ने के बाद, ठीक है? चलिए, तो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, कल भी बताया था, कल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बात हुआ था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था आपको मैं, है ना? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम से एक नया क्वेश्चन आता है। देखिए, फिर एक पेपर का एनालिसिस किया हूँ, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बना था, ठीक है? तो आपको समझा देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, एक इंटरफ़ेस का काम करता है। कैसे इंटरफ़ेस का काम करता है? जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है और जो कंप्यूटर जिसको हमको कोई चीज़ हमको कंप्यूटर से प्राप्त करना है, तो दोनों के बीच क्या करता है? एक इंटरफ़ेस का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? कंप्यूटर से क्या काम करवाना है, इसको कौन समझेगा? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? याद रखिएगा। तो यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच जो है इंटरफ़ेस की तरह जो है काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम की बात करें तो कंप्यूटर पे लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं। एक होता है जिसको आइकन के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल, ठीक है? आपका मोबाइल में आप देखे होंगे सभी स्टूडेंट के पास मोबाइल होता है, ठीक है? तो मोबाइल में क्या होता है, आपका हर एक चीज़ का आइकन बना हुआ है, जैसे व्हाट्सएप का आइकन बना है, फेसबुक का आइकन बना है, ठीक है? इंस्टाग्राम का आइकन बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आपको मालूम भी नहीं है, ठीक है? तो आप उस आइकन को दबाकर, अगर मान लो किसी ऐप का नाम मालूम भी नहीं है, लेकिन उसका आइकन आपको मालूम है, इस प्रकार का आइकन होता है, तो उस आइकन को दबाकर भी आप उस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर पा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, देखो ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वैसे ही क्या होता है, दूसरा होता है, एक होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें हर एक कमांड दे देखिए, मतलब मान लो आपको ऐप भी खोलना है, तो आपको कमांड देना पड़ेगा ओपन, ठीक है? आपको डायरेक्टरी देखना है, तो आपको कमांड देना पड़ेगा dir, ठीक है? आपको उसमें चीज़ें को डिलीट करना है, तो आपको कमांड देना पड़ेगा डिलीट। आपको किसी चीज़ को स्क्रीन को क्लियर करना है, तो उसको आपको कमांड देना पड़ेगा cls, ठीक है? तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, उसको बोलते हैं कमांड लाइन, है ना? उसको क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा होता है नॉन ग्राफिकल। नॉन ग्राफिकल कहने का मतलब है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे सबसे पहले आया था एमएस डॉस, ठीक है? क्या आया था? डॉस आया था। तो डॉस में क्या करते थे, जब उसको चलाना होता था, ऑपरेट करना होता था, तो उसमें हर एक चीज़ को कमांड देना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए कमांड, किसी चीज़ को ओपन करना है तो ओपन कमांड, किसी चीज़ को क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कमांड, किसी चीज़ को देखना है, ठीक है? तो डायरेक्टरी कमांड देना पड़ता था, किसी चीज़ को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड देना पड़ता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, पूरा आइकन बना रहता है और आइकन को आप क्लिक करके जो है सभी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं लिनक्स। लिनक्स आप जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मुफ्त का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर में और डाउनलोड करने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला सकते हैं। इसको डाउनलोड करके सेटिंग करना थोड़ा-सा कठिन काम होता है, इसका सेटिंग करना, बट बाकी ये जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ठीक है? क्योंकि ये कर्नेल पर आधारित होता है और बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, इसीलिए जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? वो सामान्यतः जो है लिनक्स के ऊपर जो है ज़्यादा जो है बेस्ड रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिनक्स ओपन सोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्री में कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। मैक ओएस में जो है वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जानते हैं ना? एप्पल कंपनी का आता है मैक ओएस, ठीक है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें जो है वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? लिनक्स को चलाना सबसे कठिन काम होता है, ठीक है? इसको ऑपरेट करना थोड़ा-सा कठिन होता है, बट जिसको एक बार समझ आ गया उसके लिए बहुत आराम से ये जो है चलता है, ठीक है? तो इतनी बातें जो है आप ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम जानते हैं, ठीक है? जैसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यूनिक्स का मतलब होता है यूनिप्लेक्स इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है?
यह जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रखिएगा, क्या है? ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है? ये जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1969 में इसको जो है विकसित किया गया था बेल लैबोरेटरी में। कहाँ? एटी&टी के बेल लैबोरेटरी में इसको सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है? और इसको सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था, ठीक है? उसके बाद असेंबली लैंग्वेज के बाद 1973 में फिर से इसको बनाया गया, फिर से इसको लिखा गया किस लैंग्वेज में? तो सी लैंग्वेज में लिखा गया, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है समझना आसान होता है, तो सी लैंग्वेज में इसको फिर से लिखा गया। इसमें जो है ना सबसे अच्छा काम होता है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का काम। और ये कौन करता है? ये इसको कर्नेल द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो इसमें डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य कौन करता है? कर्नेल करता है, ठीक है? इंस्टॉलेशन और सेटअप इसका करना जो है बहुत कठिन काम होता है, लेकिन एक बार हो गया तो चलाना बहुत आसान है। उसके बाद बात करते हैं लिनक्स, तो 1991 में लाइन्स टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसको याद रखिएगा, 1991 में लाइन्स टोरवाल्ड द्वारा इसको विकसित किया गया था। यूनिक्स पर ये आधारित होता है, जैसे यूनिक्स को चलाना कठिन होता है, उसी प्रकार लिनक्स चलाना थोड़ा-सा कठिन होता है, ठीक है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, है ना? आपको बताया था लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू इसका एक अच्छा उदाहरण है। उबंटू जो है ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी लिनक्स के अंतर्गत ही आता है उबंटू, ठीक है? अब हम बात करते हैं सोलारिस, ठीक है? तो इसको जो है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1993 में बनाया गया था, ठीक? 2010 में ओरेकल द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया, खरीद लिया गया, ठीक है? और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? ओराकल सोलारिस कर दिया गया, ठीक है? बाद में क्या कहलाया ये? ओराकल, है ना? ओराकल जो है सोलारिस कहलाया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, मतलब इंटरनेट वगैरह से जो काम करना है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम सोलारिस को माना जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो उसके बाद है बॉस, बॉस का है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है? मतलब ये इंडिया का है, इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नाम क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है? सी-डे पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जीएनयू लिनक्स न्यू वर्ज़न है इसका, अभी वर्तमान में इसका नया वर्ज़न क्या है? जीएनयू लिनक्स न्यू वर्ज़न 5.0 जो है इसका वर्तमान में नया वर्ज़न है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब ऐसा है कि उसके जो भी कोड वगैरह है, उसको आप फ्री में डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका मालिकाना हक ना याद रखिएगा किसके पास रहता है? उस उस कोड को बनाने वाले के पास, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए किसी भी प्रकार का आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ विंडो का, तो विंडो को आप जैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसको देने के लिए वाक़ई में आप जेन्युइन लाइसेंस खरीदते हैं, तो उसको देने के लिए आपको पैसा देने पड़ेगा, ठीक है? उसका मालिकाना हक तो उसके जो ओनर है उसके पास तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसको मान लो आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप उस सिस्टम को उपयोग करना चाहते हैं, उसके कोड में मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। बट लेकिन उसका जो मालिकाना हक है, मतलब अगर मान लो लिनक्स मान लो मैं बनाया हूँ इन केस, ठीक है? मैं लिनक्स को आपके लिए उपलब्ध करा दिया, आप उसको खरीद सकते हैं, मतलब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफ़ाई करके अपने हिसाब से आप उसको चला भी सकते हैं। लेकिन कल के दिन में कुछ ऐसा विवाद उठता है कि लिनक्स किसका रहा, ये है ना, लिनक्स मेरा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि लिनक्स जो बनाने वाला है, उसका मालिकाना हक उसके पास ही रहेगा, उसका राइट जो है उसके पास ही रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उसको क्वेश्चन में पूछा गया था, डीपली क्वेश्चन बनाना हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था शायद एक बार, ठीक है? तो उसको ध्यान रखना, मालिकाना हक जो है लिनक्स के जो मालिक है, जो बनाने वाले हैं, उसी के पास रहेगा उसका राइट्स, ठीक है? लेकिन आप उसके कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको आप जो है चला सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा-सा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एमएस-डॉस के बारे में बात करते हैं, तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस-डॉस जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब इसमें कमांड लाइन का उपयोग किया जाता है। जब तक आप कमांड नहीं देंगे तब तक इसको आप नहीं चला सकते। तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है इसको विकास किया गया था, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद एमएस विंडो के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको बनाया गया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है, मतलब इसमें जो है आइकन बना रहता है, जैसे माई कंप्यूटर बना रहता है, रिसाइकल बिन बना रहता है, फ़ोल्डर बना रहता है, बहुत सारे आइकन्स इसमें बने रहते हैं, ठीक है? यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, ठीक है? जो ज़्यादा जानकार भी नहीं है कंप्यूटर का, वो भी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, ठीक है? बूटिंग क्या होता है आप जानते हैं, बूटिंग जो है कंप्यूटर को चालू करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करना या रिस्टार्ट करना ही वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के प्रोसेस में होता क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हार्ड डिस्क से निकल कर के इसमें लोड होता है, रैम में लोड होता है, बस। साधारण सी बात, ठीक है? तो बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से निकलता है और हार्ड डिस्क से निकलने के बाद रैम में चले जाता है। रैम में जाने से क्या होता है कि वो जल्दी-जल्दी जो है चलता है, क्योंकि रैम जो है बहुत फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है? आप जानते हैं। तो बूटिंग को 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है
कोल्ड बूटिंग होता है और दूसरा होता है हॉट बूटिंग। कोल्ड नाम से ही समझ आ रहा है ठंडा। ठंडा कहने का मतलब जब आपका कंप्यूटर बंद है और उसको आप चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है? अगर आपका मान लो कंप्यूटर अभी मेरा चल रहा है, अब इसको मान लो किसी वजह से लेग हो गया या मैं कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया हूँ, अब इसको मेरे को रीस्टार्ट करना है। जब मैं रीस्टार्ट करूँगा तो उसको हम मैं क्या बोलूँगा, हॉट बूटिंग बोलूँगा। क्या बोलूँगा? हॉट बूटिंग। जैसे आप मोबाइल आप चलाते रहते कंटिन्यू, लेकिन कभी आपका मोबाइल हैंग किया और उसको आप तुरंत प्रेस करके जो है बंद करके चालू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हॉट बूटिंग बोलते हैं, ठीक है? कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब आप मोबाइल नया लेते हैं, ठीक है? और वो बंद रहता है और उसको आप चालू करते हो, तो वो है आपका कोल्ड बूटिंग। या आप मोबाइल को आप रात को बंद करके सोते हो, सुबह जब चालू करते हो, तो उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। मतलब 3-4 घंटे का जो गैप आपको दिखता रहता है, ठीक है? उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक? मतलब इस चीज़ को अब समझ आ गया होगा, कोल्ड बूटिंग मतलब ठंडा, आप सीधा-सी बात ये समझिए। हॉट मतलब तुरंत चालू करना, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब एमएस-डॉस के बारे में बात करते हैं, तो प्रारंभ में एमएस-डॉस को 86 डॉस कहलाता था। ध्यान रखिए, इमेज डॉस क्या कहलाता था प्रारंभ में? 86 डॉस कहलाता था। 86 डॉस जब कहलाता था, तो इसका विकास किसने किया था? आईबीएम द्वारा। सबसे पहले डॉस को किसके द्वारा बनाया गया था? तो आईबीएम के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईबीएम इसको 86 डॉस के नाम से बनाया था। ठीक है, फिर बाद में जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है आईबीएम को पूरी तरह से खरीद लिया। ठीक है, और 86 डॉस के जितना भी राइट्स है सब इसके पास चले गए, किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट के पास। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम बदला और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट डॉस कर दिया, एमएस डॉस कर दिया, ठीक है? उसके बाद कमांड की बात करते हैं, इसमें कुछ-कुछ कमांड जो है यूज़ होता है जिसको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? जैसे डेट होता है, डेट को बदलने के लिए, टाइम होता है, टाइम को बदलने के लिए, सीएलएस होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, डीआईआर डायरेक्टरी होता है आपको डायरेक्टरी को देखने के लिए, सीडी होता है करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए, कॉपी होता है कॉपी करने के लिए, ठीक है? रेन से रीनेम करते हैं, डेल से डिलीट करते हैं, एमडी से डायरेक्टरी को मैनेज करते हैं, आर से रिमूव डायरेक्टरी करते हैं। आरडी करेंगे ना तो हम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को हटाना है तो रिमूव डायरेक्टरी हो जाएगा, ठीक है? जैसे टाइप से टाइपिंग करते हैं, फॉर्मेट है, पाथ है, एडिट है और कॉपी है, ठीक है? तो ये सब जो है कुछ कमांड है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है? कर्नेल क्या होता है? ध्यान रखिएगा, कर्नेल बार-बार ये आता है ये शब्द। तो कर्नेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को क्या करता है? निर्देशित करता है। मतलब सीपीयू में जो भी कार्य होगा उसको निर्देश देने का काम कौन करेगा? कर्नेल करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, कथन और कारण में भी क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ठीक है? तो यह अमेरिकन वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है, याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है, ठीक है? और ये क्या करता है, इसमें वीडियो शेयरिंग का काम किया जाता है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं शेयर किया हूँ तो आप देख रहे हैं, ठीक है? तो स्थापना जो है 14 फरवरी 2005 को इसको स्थापित किया गया था, 2006 में गूगल ने इसको ले लिया, ध्यान रखिएगा। तो स्थापना कब हुआ था? 14 फरवरी 2005 को। स्थापनाकर्ता कौन थे? ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे? तो चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, ठीक है? जावेद करीम एक पहला व्यक्ति था जिन्होंने यूट्यूब पर जो है अपना वीडियो अपलोड किया, ठीक है? इसका मालिक कौन है? अभी वर्तमान में मालिक है गूगल, ठीक है? अक्टूबर 2006 में इसको खरीद लिया था, ठीक है? तो फर्स्ट वीडियो जो है करीम ने डाला था, तो वीडियो का नाम क्या था? मी एट द जू, ठीक है? 23 अप्रैल 2005 को करीम के द्वारा जो है अपलोड किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में इसका मुख्यालय है, ठीक है? इसका अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? तो नील मोहन जी है। जी, इसका वर्तमान में सीईओ है 2023 से, ध्यान रखिएगा। तो नील मोहन वर्तमान में सीईओ है आपका यूट्यूब का 2023 से, ठीक है? और इसका उपयोग क्या-क्या है? तो इसमें वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो आप भी मेरे चैनल पर अभी आए हुए हो, तो मेरे वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी? तो इसका देखो ये मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी मतलब ये ऐसा मेमोरी जैसे आप हार्ड डिस्क वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका यूजेस क्या होता है मेमोरी का? कोई भी मेमोरी का यूजेस क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रखने के लिए। जैसे आपके मोबाइल में आप मोबाइल खरीदेंगे तो 64 जीबी मेमोरी है, 32 जीबी मेमोरी है, 28 जीबी मेमोरी है। इसका मतलब क्या कि जो भी डेटा होगा आपके पास, उस डेटा को आप क्या करेंगे? उस कंप्यूटर के मेमोरी में सेव रखेंगे। ताकि आगामी जो समय है, जो भविष्य में है, चाहे आप दिन प्रतिदिन उस डेटा को जो है उपयोग कर सकें या फ्यूचर के लिए जो है उसको आप सिक्योर करके रख सकें। जैसे बहुत लोग फ़ोटो खींचने का शौकीन होते हैं, फ़ोटो को स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि बाद में हम उसको देख सकें फिर से, है ना? तो वो क्या करते हैं, उसी मेमोरी में जो है उसको सेव करके रखते हैं, ठीक है? तो मेमोरी का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है? उसका यूजेस है, फंक्शन है बोलो।
ठीक है? मेमोरी डिवाइड होता है, मेमोरी को टुकड़ों में बाँटा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जब मेमोरी को टुकड़ों में बाँटा जाता है तो उसको सेल बोलते हैं। उसी सेल के अंदर जो है डेटा स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मेमोरी जो है किसमें डिवाइड होता है? तो सेल में डिवाइड होता है। इसी सेल के अंतर्गत जो है डेटा स्टोर होता है और किस रूप में स्टोर होता है? तो बाइनरी डेटा के रूप में स्टोर होता है, जिसको 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है? तो कोई भी मशीन किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी नंबर को समझता है। तो बाइनरी नंबर 0 और 1 को समझता है, तो मेमोरी जो है उसको मेमोरी को सेल में डिवाइड किया जाता है और जो सेल होता है, उसी सेल में जो है डेटा को डाला जाता है और किस रूप में डलता है? तो 0 और 1 के रूप में डलता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं, जैसे हम प प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं, कैशे मेमोरी के बारे में जानते हैं और रजिस्टर्ड मेमोरी के बारे में जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? वह मेमोरी जिसमें हम कोई भी फेर-बदल नहीं कर सकते। है ना? जो कंप्यूटर के साथ लग के आता है, उसमें हम किसी भी प्रकार का फेर-बदल नहीं कर सकते, ऐसे मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जैसे आपके मोबाइल की मैं अगर बात करूँ, ठीक है? आप मोबाइल आप रखे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो मोबाइल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मोबाइल में आप जब खरीदते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे 4 जीबी रैम और 64 जीबी वाला क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। तो 4 जीबी रैम क्या है और 64 जीबी रोम क्या है? तो 4 जीबी रैम वो है कि जो आपके मोबाइल की स्पीड को दर्शाएगा। स्पीड कहने का मतलब कि लोड करने की जो कैपेसिटी है ना? सिस्टम को ऑपरेट करने की जो कैपेसिटी है, वो रैम के माध्यम से होता है, क्योंकि आपको अभी आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हार्ड डिस्क से निकल कर इसमें जाके लोड होता है, तो रैम में लोड होता है। मतलब आपके जो रोम है ना, वहाँ से निकल कर किसमें लोड होगा? रैम में लोड होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जिसमें आप फेर-बदल नहीं कर सकते, मतलब आप जो है उस रैम को बढ़ा नहीं सकते। नहीं, आपको जो 64 जीबी, अगर मान लो आप मोबाइल खरीदे हैं 464 का, ठीक है? तो 4 जीबी जो रैम है और 64 जीबी जो मेमोरी है, उसको आप अपने से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? तो ऐसी मेमोरी क्या कहलाता है? ऐसी मेमोरी कहलाते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आप कोई भी फेर-बदल नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसको आप बाहर से लगा सकते हैं, ठीक है? बाहर से आप लगा सकते हैं, ठीक है? अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है? ये जो है, जो प्रोसेसर होता है ना, उसमें लग के आता है कैशे मेमोरी, ठीक है? और ये जो है फ़ास्ट होता है, उसी के अंदर एक होता है आपका, मतलब कैशे मेमोरी, उसके बाद एक होता है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है? रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे फ़ास्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सबसे फ़ास्ट कौन होगा? आपका रजिस्टर मेमोरी, ठीक है? उसके बाद कैशे मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होता, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा फ़ास्ट ये होगा आपका रजिस्टर, फिर सेकंड में होगा कैशे मेमोरी, फिर थर्ड में होगा आपका प्राइमरी मेमोरी और फोर्थ में होगा आपका क्या? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? रजिस्टर जो है बीट में होता है, इसका बीट कहने का मतलब इसका जो साइज़ होगा किसमें होगा? बीट में होगा, ठीक है? कैशे मेमोरी की बात करें तो कैशे मेमोरी जो है केबी में होता है, केबी, ठीक है? ये लगभग जो है 2 केबी से चालू होकर जो है 512 केबी तक ये होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अभी तो एमबी में भी आ गए हैं, 8 एमबी तक ये होता है, केबी और एमबी में होता है, ये बीट में होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका, केबी तक चले जाता है समझिए। तो याद रखिए, बीट या केबी समझिए, ये एमबी में होता है और प्राइमरी मेमोरी तो आप जानते हैं जीबी में होता है, 2 जीबी रैम, 4 जीबी रैम, इस प्रकार से आप पढ़े होंगे और ये तो हार्ड डिस्क है, ये टीबी तक भी चले जाता है, ठीक है? तो अगर साइज़ में बात करूँ तो रजिस्टर सबसे छोटा होता है। साइज़ में अगर बात करूँ तो रजिस्टर सबसे छोटा होगा, रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी होगा, कैशे मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी, इस चीज़ को समझना। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ आपको, तो जो कैशे होता है ना, ये 3 भाग में बाँटते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसी प्रकार जो प्राइमरी मेमोरी है ना, उसको 2 भाग में बाँटते हैं, इसको बाँटते हैं रैम में और एक बाँटते हैं रोम में, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक? उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी को, तो ये होता है हार्ड डिस्क का, ठीक है? एचडीडी या एसएसडी, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, ठीक है? तो एसएसडी और और जो है एसएसडी और एचडीडी में बाँटते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। रजिस्टर की बात करें तो 6 प्रकार से रजिस्टर को बाँटा जाता है, ठीक है? एक एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है? इस प्रकार से 6 प्रकार से जो है रजिस्टर को बाँटा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। रैम को भी 2 भागों में बाँटते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम कहने का मतलब जो बार-बार अपने आप को क्या करता है, फ्रेश करते रहता है, रिफ्रेश करते रहता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक रैम, ठीक है? मतलब जिसमें डेटा जो है परिवर्तित होते रहता है। स्टैटिक रैम जो बदलता नहीं है, वो स्टैटिक रहता है, स्टैटिक मतलब स्टेबल रहता है, ठीक है? ध्यान रखें। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें कैशे मेमोरी का, तो कैशे मेमोरी को 3 भागों में बाँटते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। L1 जो कैशे होता है 2 केबी से लेके 64 केबी तक होता है। L2 जो कैशे है 256 से लेके 512 केबी तक होता है और L3 जो कैशे होता है 1 से लेके 8 एमबी तक का
ये इसका जो है साइज़ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और मैं गारंटी देता हूँ कैसे मेमोरी और इसको क्रम में जमाने का अधिकतर क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है रजिस्टर, रजिस्टर में अगर हम बात करें तो रजिस्टर को 6 प्रकार से बाँटते हैं। एक होता है डेटा रजिस्टर, एक होता है प्रोग्राम रजिस्टर, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर और एक होता है एड्रेस रजिस्टर और एक होता है इनपुट-आउटपुट रजिस्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये टोटल 6 प्रकार का रजिस्टर होता है। डेटा रजिस्टर में ये होता है 16 बिट का, प्रोग्राम रजिस्टर होता है 16 बिट का, है ना? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है 16 बिट का और एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है 16 बिट का और जो एड्रेस रजिस्टर होता है ये 12 बिट का, ये सबसे अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए एड्रेस रजिस्टर को पूछा जाता है, एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो 12 बिट का होता है, सबसे छोटा होता है, ध्यान रखिए तो। अगर आपको इसी में अगर डेटा जमाने को दे दे, तो आप फँस जाएँगे, ठीक है? याद रखिएगा तो रजिस्टर में भी एड्रेस रजिस्टर को याद रखना, ये सबसे कम होता है 12 बिट का। उसके बाद इनपुट-आउटपुट रजिस्टर, इसका कोई भी साइज़ नहीं बताया गया है, ठीक है, कहीं भी। अब हम बात करें आकार के बढ़ते क्रम के बारे में, तो रजिस्टर सबसे छोटा होता है, फिर कैसे होता है, फिर रैम, फिर रोम, फिर आप जानते हैं हाँ, आपका सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है? ये आता है सबसे बड़े साइज़ में, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, कुछ और जानकारी जानते हैं, ठीक है? जैसे यूट्यूब को अभी बताया था कि इसको बनाने वाले कौन थे, ठीक है? सबसे पहला वीडियो कब डाला गया था, इसको सबसे पहले कब बनाया गया था, फिर इसका अधिग्रहण किसने किया, ये सब के बारे में हमने बात की। अब यूट्यूब में किसी चीज़ को खोजना है, तो खोजने की प्रोसेस क्या है, उसका मेथड क्या है, उसको जानते हैं। तो यूट्यूब में जानकारी खोजने के लिए आप क्या-क्या करेंगे, जैसे मान लो यूट्यूब में आपको कोई सर्च करना है, जैसे यूट्यूब में आपको सीजी व्यापम एस्पिरेंट का वीडियो सर्च करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ओपन क्या करेंगे, यूट्यूब को ओपन करोगे मोबाइल में, ओपन करने के बाद वहाँ जो सर्च बार रहता है, ठीक है? उसमें जाके आप टाइप करोगे सीजी व्यापम एस्पिरेंट की वीडियो, है ना? सीजी हिस्ट्री वीडियो, सीजी व्यापम एस्पिरेंट इस टाइप से, ठीक है? उसके बाद इंटर को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, सर्च होगा, सर्च बने आने के बाद बहुत सारा वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में आप मेरा वीडियो देखेंगे, है ना? और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फिर आप मेरा वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जो है आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे क्लिक करके, ठीक है? तो इस प्रकार का प्रोसेस है। तो ओपन करेंगे यूट्यूब, फिर जो है सर्च बार में क्लिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे सर्च क्वेरी क्या आप खोजना चाहते हैं, फिर जितना भी रिज़ल्ट दिखेगा उसको आप ब्राउज़ करेंगे, फिर अपने मनपसंद वीडियो पे आप क्लिक करके जो है वीडियो को आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? चलिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेल मर्ज के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेल मर्ज, याद रखिएगा। मेल मर्ज से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे आप सीएसईबी का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे किसी का एग्ज़ाम देख लीजिए, मेल मर्ज से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको डीपली अगर पूछना हो वर्ड को, तो मेल मर्ज से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है? तो मेल मर्ज क्या होता है? अ पावरफुल फीचर ऑफ एमएस वर्ड यूज्ड टू सेंड अ सिंगल लेटर, ईमेल, लेबल और एनवेलप टू मल्टीपल पीपल विथ डिफरेंट नेम एंड एड्रेस। मतलब ये क्या होता है, ये एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है, यह एक शक्तिशाली फीचर है, जो क्या करता है, आपको एक सिंगल लेटर हो, चाहे ईमेल हो, चाहे कोई भी लेबल हो, चाहे पूरा का पूरा इन्वॉल्व क्यों ना हो, किसी को भेजना है और कई लोगों को भेजना है, जो अलग-अलग एड्रेस है जिनका, ठीक है? जिनका अलग-अलग एड्रेस है। अलग-अलग एड्रेस कहने का मतलब ईमेल एड्रेस की बात हो रहा है, ठीक है? तो जिनका अलग-अलग एड्रेस है, सबको भेजना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट बनाएँगे, एक्सेल शीट में नाम लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस कर लिखेंगे, ठीक है? मान लो 100 लोगों को एक साथ आपको मेल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वर्ड से ही कर सकते हैं। मान लो वर्ड में आप एक पीडीएफ बनाएँ समझो, ठीक है? आपको मैं बता रहा हूँ उसको। वर्ड में मान लो एक आप पीडीएफ बनाएँगे, मतलब एमएस वर्ड में एक लेटर आप टाइप किए, मान लो एप्लीकेशन, छुट्टी के एप्लीकेशन आप टाइप किए। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ 100 बॉस है, सब लोगों को आपको 100 लोगों से आपको परमिशन लेना है, तो आप 100 लोगों को तो एक-एक करके जाके नहीं कर सकते, या 100 लोगों को एक-एक करके आप मेल तो नहीं कर पाएँगे। तो आप क्या करेंगे, मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले 100 लोगों का नाम एक्सेल में लिखेंगे, उसके बल एक कॉलम में नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। फिर मेल मर्ज में जाएँगे और मेल मर्ज में जाने के बाद क्या करेंगे, उस नाम और एड्रेस वाले एक्सेल शीट को आप जो है उसमें जो फिट करेंगे, फिट करने के बाद मेल को आप सेंड करेंगे, तो जो है सब लोगों को एक साथ जो है मेल जो है सेंड हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं मेल मर्ज। अब ये कैसे होता है, इसको प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले हम एक दस्तावेज़ तैयार करते हैं, मतलब एक लेटर तैयार करते हैं, ठीक है? एमएस ओपन हो तो फिर एक दस्तावेज़ पहले तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे पास भेजने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक दस्तावेज़ तैयार करेंगे, या बोल सकते हैं कि आपके पास कोई ईमेल आप तैयार करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपना लेटर और ईमेल वगैरह को आप टाइप करेंगे, ठीक है? मेल मर्ज शुरू करने के लिए क्या करेंगे, मेलिंग टैब में जाएँगे, ठीक है? मेलिंग टैब में जाने के बाद आप जो है स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, क्या करेंगे? स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, फिर क्लिक करेंगे और लेटर या अदर ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है? फिर प्राप्तकर्ताओं की सूची को जोड़ेंगे, मतलब जिन लोगों को भेजना है, उनका आप जो है एक्सेल में क्या बना रहेंगे, नाम और उसका ईमेल एड्रेस लिखे रहेंगे। तो सिलेक्ट रिसिप्टेंट और यूज़ एन एक्जिस्टिंग लिस्ट एंड क्लिक पर आप जो है क्लिक करेंगे, फिर एक्सेल शीट को उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है? मर्ज फ़ील्ड डालेंगे, जहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी चाहिए,
वहाँ कर्सर रखेंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड से प्रासंगिक फील्ड मतलब नेम और एड्रेस को आप चुनेंगे, ठीक है। पूर्वावलोकन करेंगे और उसके बाद पूर्वावलोकन करने का मतलब प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे कि हाँ, जो जिसको जो मेल भेजना है सबका नाम, एड्रेस सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? उसको बोलते हैं पूर्वावलोकन, ठीक है? प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद जो है आप फिनिश करेंगे, ठीक है? फिनिश और मर्ज कर देंगे, तो जो है मेल उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आप हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, एजीएलटी का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। दोनों में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा कथन नकारा में। ऐसा नहीं है कि आपको मैं केवल थ्योरी करा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन भी लेके आऊँगा मैं। मेरे को ये इसको कंप्लीट होने दीजिए जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कंप्यूटर का। इसका क्वेश्चन आपको एक शीट में क्वेश्चन दूँगा, आप उसका आंसर बताएँगे। तो इस चीज़ को आप जो है पढ़ते जाइए, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है बनता है, तो उसको ज़माने को पूछा जाता है कि कैसे-कैसे करेंगे प्रोसेस बताइए करके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनपुट डिवाइस कौन-कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमको प्रोग्राम देना है ना? कोई भी चीज़ें करानी है, कुछ काम कराना है, तो हम जिस जैसे कीबोर्ड, माउस का उपयोग करके क्या करते हैं, हमारा निर्देश कंप्यूटर को हम देते हैं, ठीक है? तो जिस डिवाइस से हम जो है कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, वो कहलाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है? और कंप्यूटर जैसे हमको फीडबैक देता है, ठीक है? मतलब हमारा काम कर दिया कंप्यूटर, अब हमको आउटपुट देगा कि लो भाई आपका काम हो गया। उसको बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा, हमको जो प्रत्यक्ष जो है दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं मॉनिटर में देखते हैं या उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है? मतलब जिसके द्वारा हम अपना रिजल्ट देखते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस और जिसके द्वारा हम जो है अपना निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं, स्कैनर हो गया, ठीक है? आप किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हो, जैसे फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचने के बाद जो कंप्यूटर में या मोबाइल में जो लोड होता है, वो क्या होता है कि इनपुट डिवाइस है समझिए, है ना? वो इनपुट होता है। माइक्रोफ़ोन का उपयोग करते हैं, जैसे अभी मैं आपको माइक लगा है मेरे पास और मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? तो आप जो सुन रहे हैं वो आउटपुट का काम हो रहा है और मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ वो इनपुट का काम हो रहा है, ठीक है? वेबकैम होता है, ठीक है? जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक, ठीक है? गेम खेलने का काम आता है। बारकोड रीडर हो गया, ओएमआर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, ठीक है? इसका उपयोग बैंक में होता है, इसका उपयोग आप पेपर अभी जो देंगे, है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर, वो चेक करने का काम होता है ओएमआर मशीन में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, जैसे आप फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींचने के बाद जो भी वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है? मतलब आपके मोबाइल में आजकल ऐसे ऐप उपलब्ध हो गया है, जिसको आप मान लो किसी का फ़ोटो खींचे, किसी डॉक्यूमेंट का, अब उसको क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने का मतलब उसका वर्ड को आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके द्वारा हम अपने परिणाम को देखते हैं, ठीक है? तो जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है? प्लॉटर क्या होता है आप जानते हैं, रेडियम से जो है कुछ भी चीज़ लिखा जाता था या वो जो फ्लेक्स बनाने का काम होता है, वो किसमें होता है? प्लॉटर में होता है, ठीक है? उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो दोनों डिवाइस होते हैं, जो इनपुट का और आउटपुट का काम करते हैं, जैसे मॉडेम, है ना? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है? और वो वैसी प्रकार से आपका सीडी, डीवीडी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है, ठीक है? हेडसेट हो गया और फैक्स मशीन हो गया, इसका अच्छा उदाहरण क्या है? फैक्स मशीन और मॉडेम, ध्यान रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब दोनों एक साथ होता है इसमें, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं अल्टाविस्टा, मैं बताया था ना, ब्राउज़र से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ब्राउज़र से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले नाम देखने को मिलेगा अल्टाविस्टा, बहुत फ़ेवरेट है ये अल्टाविस्टा, क्योंकि ये पहला ऐसा ब्राउज़र है जो वर्ड आधारित था। ध्यान रखिएगा, इसी कारण इसको बार-बार पूछा जाता है और ये पहला ऐसा ब्राउज़र था जो पूरा वर्ड को इंडेक्स करके देता था, मतलब एक सिस्टम में जमा के देता था, ठीक है? इंडेक्सिंग करके देता था, तो ये पहला ब्राउज़र था। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? कल भी बताया था, 15 दिसंबर 1995 को इसका स्थापना हुआ था। देखो, कल का पेपर जो एनालिसिस किया उसमें भी अल्टाविस्टा आया था, आज का जो पेपर एनालिसिस किया उसमें भी अल्टाविस्टा आया। मतलब आप समझ सकते हो कि अल्टा विस्टा जो ब्राउज़र है, मतलब जो सर्च इंजन है, ब्राउज़र बोल रहा हूँ, जो सर्च इंजन है, वो कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो 15 दिसंबर 1995 को इसको डीआईसी, मतलब आप जानते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसका आविष्कारक कौन था? लुई मोनियर और माइकल बरोज, ठीक है? ध्यान रखिए, इसका आविष्कारक कौन था? लुई मोनियर और माइकल बरोज इसके आविष्कारक थे, ठीक है? लाइट बंद हो चुका है, अगर बीच में अगर वीडियो बंद हो जाती है, तो मैं इसको कल के वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है? अभी जितना रहेगा उतना अपलोड मैं कर दूँगा, ठीक? तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा बीप, ठीक? तो आविष्कारक कौन थे? लुई मोनियर और माइकल बरोज, ठीक है? 90s का पहला प्रमुख सर्च इंजन था, याद रखिएगा 1900 का ये पहला मतलब 90s के दौर का पहला सर्च इंजन था, जो वेब के प्रत्येक शब्द को इंडेक्स करता था, याद रखिएगा लाइन को, ठीक है? वेब के प्रत्येक शब्द को क्या करता था? इंडेक्सिंग करता था।
उद्देश्य क्या था? डेक के नए और अल्फ़ा सर्वर की क्षमता का प्रदर्शन करना, ठीक है? कैलिफ़ोर्निया प्रयोगशाला में मोनियर ने स्कूटर नामक वेब क्रॉलर, ठीक है? वेब क्रॉलर और बरोज ने इंडेक्सर विकसित किया था। याद रखिए तो मोनियर ने क्या बनाया था? स्कूटर नामक वेब क्रॉलर बनाया था और बरोज जो है इंडेक्सर बनाया था, ठीक है? पहला सर्च इंजन था जो वेब पर मौजूद हर शब्द को खोज योग्य इंडेक्स में संग्रहित करता था। अल्टा विस्टा का नाम कंपनी के पालो अल्टो स्थित अनुसंधान केंद्र से प्रेरित था। याद रखिए इसका नाम किससे प्रेरित था? तो पालो अल्टो से, ठीक है? जो एक उच्च दृश्य मतलब हाई व्यू, इसीलिए इसका मीनिंग पूछा गया था। अल्टा विस्टा का मतलब क्या होता है? हाई व्यू होता है या अल्टा विस्टा शानदार दृश्य, ठीक है? हाई व्यू या उच्च दृश्य या शानदार दृश्य जिसको बोलते हैं अल्टा विस्टा का फुल फॉर्म मतलब हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसका रूपांतरण क्या होगा? शानदार दृश्य को ये जो है दर्शाता है, ठीक है? इसका मालिक कौन था? सबसे पहले डेक था, डीईसी, उसके बाद कॉम्पेक हुआ, कॉम्पेक के बाद इसको ओवरट्यू ने खरीदा, ओवरट्यू के बाद जो है याहू ने इसको खरीदा और याहू ने फाइनली 2013 में इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है? याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है आज का जो कंप्यूटर का हमारा ये सेशन है, ये कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा रिकॉर्डिंग में जल्दी किया क्योंकि लाइट बंद हो चुका है, ठीक है? अगला वीडियो भी लेके आऊँगा इसका कंप्यूटर का भी एनालिसिस का 5 से 6 वीडियो आएगा, जो आपका तैयारी को बेहतर बना देगा।